हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट में। 13 जुलाई का करंट अफेयर्स और साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बेहतरीन क्वेश्चंस मैं साथ में लेके आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारे करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ में कंप्लीट कर पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। वो है आज का टॉपिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। भारत में जो ऐतिहासिक प्रमुख युद्ध हुए हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई हैं वो बैटल्स के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज का मोटिवेशनल कोट जो कि है, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि सिरफिरा होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर आपके सिर में एक सनक है और एक लगन है जिससे कि आप अपने जो टारगेट है, अपना जो एम है उसको कंप्लीट करते हैं, तो पक्की बात है कि आप इतिहास लिखेंगे और समझदार लोग सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे ही। आपका पड़ोसी जो कि आपके बारे में सोचता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप ही हैं जो कि इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कोशिश कीजिए और अपनी कोशिश में बिल्कुल भी कसर ना छोड़ें। और सिरफिरे लोग ही हैं जो कि इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का इतिहास पर मुख्य इंपॉर्टेंट जो बैटल है, युद्ध के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहला आज का जो युद्ध है वो है हाई डेस्पिस का जो युद्ध हुआ था, जो कि बैटल ऑफ हाई डेस्पिस बोलते हैं। सबसे पहला युद्ध मान के चलो, इससे पहले जो युद्ध हुआ था वो अगर देखें तो विदेशी आक्रमणकारी जो कि भारत में प्रवेश किए थे वो सबसे पहले हुए थे। जो प्रवेश हुए थे वो 326 300 के 58 358 329 के आसपास में, ये मान के चलो कि ये यहाँ पर 358 बोल रहा हूँ मैं, 529 के आसपास जो हकामानी साम्राज्य है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। हकामानी साम्राज्य के जो साइरस द्वितीय है, साइरस नाम नोट कर लीजिएगा, साइरस द्वितीय के समय में हकामानी साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र में किया था, अफगानी क्षेत्र में किया था। ये जो कि ईरानी साम्राज्य का प्रमुख जो फाउंडर माना जाता है साइरस द्वितीय, उसके समय में ये आक्रमण हुआ था। देन उसके बाद में सेकेंड आक्रमण जो होता है वो सिकंदर के समय में होता है, जो कि जिसका युद्ध बोला जाता है हाई डेस्पिस का युद्ध, जो कि हुआ था सिकंदर के साथ में। किसके साथ में हुआ था? सिकंदर और पोरस के साथ में हुआ था ये युद्ध, जो कि कहाँ हुआ था? ये झेलम नदी के ऊपर, झेलम जो नदी है, झेलम नदी पर यह हुआ था, जो कि हुआ था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में ये झेलम नदी पर हुआ था, जो कि पंजाब के निकट में झेलम नदी के पास में हुआ था। और इसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन वो हार भी ऐसी थी कि उसमें पोरस की जो दिलेरी थी, पोरस की जो उत्साह था और जितनी हिम्मत से वो लड़ा था, उससे सिकंदर खुश हुआ था। और खुश होने के बाद में वो पूरी की पूरी भूमि जो कि पोरस की थी उसको वापस लौटाती थी, और साथ में अन्य क्षेत्र यहाँ पे कि वो विजय हुआ था वो भी उसको साथ में तोहफे के रूप में दे दिए थे। तो ये जो युद्ध हुआ था ये इसको बोलते हैं हाई डेस्पिस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हाई डेस्पिस, जो कि 326 में सिकंदर और पोरस के साथ में हुआ था। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कहा जाता है सिकंदर, जो कि यूनानी राजा था, यूनानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग का युद्ध, अगला युद्ध कौन सा आ गया? कलिंग का युद्ध, जो कि मौर्य, नोट कर लीजिएगा, मौर्य शासक अशोक और कलिंग के साथ में हुआ था, कलिंग राज्य के साथ में ये हुआ था। और ये बहुत ही भयानक युद्ध था, और ये युद्ध हुआ था 261 बीसी में, ईसा पूर्व में हुआ था ये। और अगर बात कर लें सम्राट अशोक की, तो अशोक गद्दी पर जो बैठता है उसका एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो गद्दी पर 269 बीसी के समय की बात है। और उसके बाद में 271 में इसका जो राज्य अभिषेक है, यानी कि राज्य अभिषेक होता है। देन उसके बाद में ये आखिरी युद्ध होता है, जो कि 261 बीसी के समय में कलिंग के साथ में होता है। कलिंग पर ये आक्रमण करता है, और इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक, मतलब ये बोल सकते हैं कि रक्तपात होता है, और उसको देखकर कहीं ना कहीं पर जो सम्राट अशोक है वो बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध रह जाता है। और उसके बाद में वो युद्ध अभियान को पूरी तरीके से ख़त्म करके बौद्ध धर्म यहाँ पर अपनाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में यहाँ पर माना जाए, फिर उसके बाद में उसने 84,000 स्तूपों की निर्माण किए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये युद्ध याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व 261 बीसी में सम्राट अशोक और कलिंग के साथ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध का युद्ध, सिंध की जो बैटल ऑफ सिंध है, अगर इसके बारे में बात कर ली जाए तो ये होता है 712 600 ईस्वी में, सॉरी इसको सी बोल सकते हैं, करंट एरा, या फिर ईस्वी बोलते हैं इसको। 712 ईस्वी में होता है, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, अरब आक्रमण कहलाता है ये। और ये होता है 712 में, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम, किसके साथ में होता है ये, मोहम्मद बिन कासिम, और किसके साथ में होता है ये, मोहम्मद बिन कासिम के साथ में सिंध का राजा दाहिर, सिंध का राजा जो दाहिर है, दाहिर के साथ में ये युद्ध होता है 712 में। और यहाँ पर सिंध के राजा की हार होती है, यानी कि पहला जो विजयी आक्रमण था वो अरब का, वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में 712 ईस्वी में होता है। अगर बात कर ली जाए अरब आक्रमण की, तो अरब आक्रमण की शुरुआत तो 638 ईस्वी से शुरू हो गई थी, लेकिन इनको सफलता जो मिलती है वो 712 ईस्वी में होती है, जब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंध का राजा था दाहिर। और इसके बाद में जो पहला क्या बोल सकते हैं अपन, जौहर, पहला जो जौहर था, पहला जौहर अगर देखा जाता है तो सबसे पहला जौहर भारत का वो 712 ईस्वी का ही माना जाता है, जो कि दाहिर की पत्नी रान बाई, ये भी नोट कर लीजिएगा, दाहिर की पत्नी है रान बाई ने यहाँ पर, जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में रान बाई यहाँ पर बहुत ही दिलेरी के साथ में मुकाबला करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे किले में ही ये जौहर कर लेती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो पहला जौहर रान बाई ने किया था, जो कि 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, उस समय हुआ था। तो पहला जौहर कहलाता है ये, जो कि दाहिर की पत्नी रान बाई ने किया था 712 ईस्वी में। आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का यानी कि बैटल ऑफ तराइन की बात कर लें तो बैटल ऑफ तराइन यानी कि ये तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी रहा, क्योंकि इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में महमूद गजनवी आया था, जिसने कि भारत को 17 बार लूटा था, 17 बार लूटकर यहाँ से लेकर गया था। देन उसके बाद में तीसरा जो आक्रमणकारी होता है वो मोहम्मद जरूद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये पहला तराइन युद्ध होता है, जो कि 1191, ठीक है ना, 1191 ईस्वी में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इसकी हार होती है, इसमें हार होती है। और ये युद्ध होता है 1191 का जो युद्ध होता है, इससे पहले की बात कर ली जाए तो शुरुआत इसकी जो होती है, ठीक है ना, ये होती है 1178 में, 1178 ईस्वी में ही ये आक्रमण करना चालू कर देता है। लेकिन इसका जो आक्रमण का क्षेत्र होता है ये गुजरात की तरफ से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है ये, गुजरात की तरफ से प्रवेश करता है। यहाँ पे कि सोलंकी वंश का शासन था, सोलंकी या फिर इसको चौलुक्य के नाम से भी जानते हैं, चौलुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे इस समय सोलंकी वंश का राजा मूलराज द्वितीय राज करता है, और मूलराज द्वितीय से साथ में युद्ध होता है और बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी यहाँ पर हारता है और भाग खड़ा होता है। देन उसके बाद में ये अपना रास्ता बदलता है, और उसके बाद में ये अफगान की तरफ से मुल्तान और पठानकोट से होते हुए ये भारत में प्रवेश करता है, और अजमेर की तरफ से ये भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पे कि चहमान या फिर चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पर राज करता है। तो उसके साथ में ये युद्ध होता है 1191 का, जिसमें कि हार होती है इसकी, इसमें ये हार जाता है और हार कर ये भाग खड़ा होता है। इसका पृथ्वीराज चौहान पीछा भी करता है, लेकिन एट द एंड ये उसको वापस जाने देता है और वापस आ जाता है। तो ये राजपूती परंपरा थी कि पीठ पर बाहर नहीं करते हैं, तो इस कारण से वो
छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद में दोबारा भी ये युद्ध होता है। तो पहला युद्ध आप याद रखिएगा 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जो कि चौहान वंश का था। अजमेर क्षेत्र में इसका शासन था, अजमेर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा युद्ध जो होता है वो भी तराइन का, जो कि 1192 में, ये भी याद कर लीजिएगा, 1192 ईस्वी में होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गौरी का ही होता है। मोहम्मद गौरी 1191 में हार जाता है, फिर उसके बाद में वो हिम्मत नहीं हारता है, दोबारा से फिर अपनी सेना को मजबूत करके दोबारा से फिर आक्रमण करता है 1192 में। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट था वो बदल जाता है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जो चहमान वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसकी यहाँ पर हार होती है, और हारने के बाद में यहाँ पर उसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तराइन का दूसरे युद्ध में यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीतता है। देन उसके बाद में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद गौरी और उनके गुलाम जो थे उनको दिया जाता है। यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य भारत में प्रवेश कर जाता है। 1192 के बाद में मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। फिर आगे जाकर 1206 में गुलाम वंश, ठीक है ना, जिसको कि उलगू वंश या उगलू वंश भी बोला जाता है, या फिर स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी शुरुआत यहाँ पर होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध भी मोहम्मद गौरी के साथ में होता है, जो कि गढ़वाल वंश, क्या नाम है इसका, गढ़वाल जो डायनेस्टी थी, वंश का राजा था जयचंद के साथ में ये युद्ध होता है। जयचंद और गौरी के साथ में युद्ध होता है, और ये होता है 1194, ठीक है ना। 1194 बीसी में ये गढ़वाल वंश का राजा, जिसकी राजधानी थी क्या थी, कन्नौज का ये राजा था, उसके साथ में 1194 में युद्ध होता है। और युद्ध का जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर गढ़वाल वंश का राजा जयचंद हार जाता है। और हारने का कारण ये होता है, बहुत विशाल सेना के साथ में ये युद्ध लड़ता है, लेकिन इसकी आंख में तीर लग जाता है। आंख में तीर लगने के कारण ये घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण इसकी जो सेना है वो सेना तितर बितर भागने लगती है कि हमारा राजा घायल हो चुका है, और वो भागने के कारण यहाँ पर जयचंद की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ में और गढ़वाल वंश का राजा जयचंद के साथ में यहाँ पर युद्ध होता है। जयचंद यानी कि अगर बात की जाए गढ़वाल वंश का राजा, गढ़वाल वंश और चहमान वंश में यहाँ पर आपसी मतभेद बहुत थे। उस मतभेद के कारण यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की भी हार होती है, क्योंकि जयचंद की सेना यहाँ पर जो 1191 का युद्ध होता है वहाँ पर गढ़वाल वंश, जो कि एक प्रकार से एक पूरे राजपूती राजाओं का एक संघ बनाकर यहाँ पर प्रयास किया गया था युद्ध में, उस युद्ध में गढ़वाल वंश साथ नहीं देता है। उसका परिणाम यह होता है कि यहाँ पर आपसी फूट के कारण मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर सफलता पा लेते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत होती है। ये आपसी फूट, राजपूती आपसी फूट, या फिर ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो एक रियासत थी वो आपसी झगड़े के कारण यहाँ पर विदेशियों को फायदा मिलता है और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर सफलता पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध यहाँ से कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, मुगल वंश की शुरुआत भारत में यहाँ पर हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध बात कर लिया जाए तो ये 1526 में होता है, इसको भी नोट कीजिएगा। 1526 में होता है, जो कि मुगल जो राजा था बाबर के साथ में ये युद्ध होता है। मुगल बादशाह बाबर के साथ में युद्ध होता है, जो कि लोदी वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोदी और बाबर, इन दोनों के साथ में युद्ध होता है। रिजल्ट ये होता है कि लोदी वंश की यहाँ पर हार हो जाती है, ये हार जाते हैं और बाबर यहाँ पर विजयी होता है। और पहली बार यहाँ पर बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया था, तोपों का उपयोग किया गया था, जो कि मुगल सेना
बाबर के द्वारा किया गया था और यहाँ पर इब्राहिम लोदी बहुत बुरी तरीके से हारता है। लोदी वंश, अगर हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश की जो स्थापना होती है, अगर इसका संस्थापक वो बोला जाए तो वो है बहलोल लोदी, जो कि 1451, नोट कर लीजिएगा, 1451 में यहां पर, ठीक है ना, 1451 में बहलोल लोदी यहां पर लोदी वंश की स्थापना करता है और 1451 से 1526 तक इसका शासन यहां पर होता है, जो कि लोदी यानी कि जिसको बोल सकते हैं अपन दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद में ये मुगल डायनेस्टी पर बदल जाता है, मुगल साम्राज्य के रूप में ये कन्वर्ट होता है जब बाबर यहां पर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध, अगला जो युद्ध है खानवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे युद्धों पर बनते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, जो कि अभी मध्य प्रदेश शासन लेने वाला है, बहुत जल्दी वैकेंसी इसकी क्लियर हो चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं और इसके एग्जाम्स की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो एग्ज़ाम भी शुरू होंगे। तो सभी विद्यार्थी जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की या फिर मध्य प्रदेश एसआई की, उनके लिए ये सारे जो फैक्ट्स मैं ला रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आप लोगों तो बिल्कुल रट लें, ये सब रटेंगे आप तो पक्की बात है कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं, एक के बाद में एक हर टॉपिक पर ला रहा हूं मैं। तो हम खानवा युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, तो खानवा युद्ध की बात की जाए तो ये 1527 ईस्वी में होता है और ये मुगलों के साथ में होता है, ध्यान रखिएगा। मुगल, और मुगल के साथ में कौन थे यहाँ पर? राजपूत राणा सांगा। क्या थे? राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है ये, राणा सांगा के साथ में ये खानवा में युद्ध होता है ये, और यहां पर राणा सांगा की हार होती है और बाबर, मुगल कौन था, मुगल की तरफ से कौन था? बाबर था। बाबर और राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है 1527 का खानवा का युद्ध, जिसमें कि राणा सांगा बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है। राणा सांगा यानी कि अगर बात करें राजपूती राजा था, मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ का राजा। इनका संघर्ष लोदी डायनेस्टी के साथ में भी चलता रहा है। लोदी में अगर बात की जाए तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ में भी संघर्ष काफी ज्यादा रहा और इसमें बताया जाता है कि राणा सांगा ने ही पत्र व्यवहार करके मुगल को इन्वाइट किया था इब्राहिम लोदी से संघर्ष करने के लिए और उसका कहीं ना कहीं पे फायदा मुगल को हुआ और उसमें इब्राहिम लोदी के साथ में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में राणा सांगा का साथ मिला और राणा सांगा की तरफ से एक पैसेज मिल गया था अंदर प्रवेश करने के लिए, जिसमें कि राणा सांगा ने इसके साथ में युद्ध नहीं किया था और वहां पर इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, क्योंकि इसका जो पहला रास्ता है वो पश्चिम भारतीय होता है और पश्चिम भारत से ही ये प्रवेश करता है। वहां से पैसेज मिलने के कारण ये दिल्ली तक पहुंच पाता है और इब्राहिम लोदी यहां पर हार जाता है। तो यहां पर खानवा के युद्ध में मुगल बाबर राणा के साथ में, जो कि राणा ने इसको बुलाया था, राणा की बात कर ली जाए, और मुगल में ही इब्राहिम लोदी वंश का जो बहलोल लोदी का पहला पुत्र था, बहलोल लोदी का जो पुत्र था दौलत खां, ठीक है ना, बहलोल लोदी का वो पुत्र था दौलत खां ने भी इसको बुलाया था, ठीक है ना, और दौलत खां ने इसको इनवाइट किया था। उसके इनविटेशन से मुगल यहां पर आया था, लोदी से, अपने लोदी वंश के साथ में युद्ध हुआ था और राणा सांगा ने यहां पर पत्र व्यवहार किया था, सामने से नहीं मिला था। दौलत लोदी सामने से मिलकर इसको इनवाइट करने गया था। दौलत खां लोदी जो कि किसका था? लोदी वंश का, बहलोल लोदी का बड़ा पुत्र था। और उसके बाद में सिकंदर लोदी शासन बनता है, क्योंकि बहलोल लोदी कहीं ना कहीं दौलत खां को इस बात की कसक थी कि उसको गद्दी का सुख नहीं मिला और यहाँ पर सिकंदर लोदी के बाद में उसका बेटा इब्राहिम लोदी यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है। तो उस कसक के लिए ये मुगलों को यहाँ पर इन्वाइट करता है कि इसको गद्दी से हटाइए और उसके बाद में आप राज कीजिए और मुझे भी यहाँ पर राज का आनंद मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बात कर लिया है तो ये भी बाबर के साथ में हुआ था। बाबर के साथ में यहाँ पर महमूद लोदी, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। महमूद लोदी, मोहम्मद लोदी ने, ये महमूद लोदी जो कि एक अफगानी शासक था, ठीक है ना, अफगानी शासक था। ये घाघर का युद्ध था ये, और अफगानी शासक के साथ में युद्ध होता है जो कि 1529 में होता है। ये आखिरी युद्ध होता है 1529 का, ठीक है ना, फिर से लिख देता हूं, 1529 का आखिरी बाबर का युद्ध होता है, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर यहां से, ठीक है ना, अंतिम विदा लेता है। उसकी मृत्यु होने के बाद में फिर हुमायूं गद्दी पर बैठता है।
तो बाबर का आखिरी युद्ध होता है भारत में ये घाघरा का युद्ध, इसको घाघर का युद्ध भी बोलते हैं या फिर घाघरा का युद्ध भी बोला जाता है, जो कि महमूद लोदी और जो कि अफगानी शासक रहता है और बाबर के साथ में होता है। अगला युद्ध हो गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो कि ये हुमायूं के साथ में होता है। अब क्या, बाबर खत्म, बाबर के बाद में हुमायूं आ जाता है और यहाँ पर अफगानी एक सेनापति होता है, सेनापति, ठीक है ना, शेर शाह सूरी, सॉरी शेर शाह, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो कि अफगानी एक सेनापति, अफगानी सेनापति, सेनापति था जिसका नाम था फरदीन खान। अगर बात की जाए तो इसका असली नाम फरदीन खान था, जो कि बिहार, बिहार के क्षेत्र में एक सेनापति होता है, जो कि बाबर की ही सेना का एक सेनापति होता है, लेकिन बहुत ताकतवर था। ये जब छोटा था, अवयस्क था, उस समय ये शेर के साथ में भिड़ा था और शेर को इसने मार गिराया था। उसके बाद में इसका नाम फरदीन खान से रहकर इसको शेर शाह, यानी कि शेर पर विजय प्राप्त करने वाला, शेर को मार गिराने वाला था, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी कहलाया। सूरी इसका सरनेम था और ये अफगानी था। तो इसके साथ में ये पहला युद्ध होता है 1539 में, 1539 में, जिसको कि चौसा का युद्ध बोला जाता है। और जब बाबर और हुमायूं था तो बाबर ने हुमायूं को ये बताया था कि आपको अगर हुमायूं को किसी से बचना है तो वो शेर शाह सूरी से, यानी कि फरदीन खान से ही बचना है इसको। अगर फरदीन खान अपने पे आ गया तो वो कहीं ना कहीं पर मुगलों को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये बात आगे जाकर यहाँ पर सिद्ध भी हुई। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ पर हरा दिया था और यहाँ पर इसकी हार होती है। हार होने के बाद में यहाँ पर हुमायूं भाग खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से हार के मुगलों को अंत किया, हार के भाग खड़ा होता है। और उसके बाद में अगला जो युद्ध होता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि मैंने बताया, इसको कि कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। ये युद्ध जो होता है उसके एक वर्ष के बाद में 1540 में होता है। बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं इसको और कन्नौज का युद्ध होता है बोलते हैं। और ये भी युद्ध जो होता है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के साथ में ही होता है, शेर शाह सूरी के साथ में होता है। और इस युद्ध को ये निष्कर्ष निकलता है, इसमें फाइनल कंक्लूजन निकलता है और इसमें बहुत बुरी तरीके से हुमायूं को हराया जाता है। हुमायूं यहाँ पर दोबारा से हारता है, यहाँ पर ये हारता है और हार कर यहाँ से भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। भारत से भाग जाता है, ये भागकर ये अफगान की तरफ में से जाके ये इराक और ईरान में जाकर शरण ले लेता है और वहां पर जब तक रहता है जब तक कि शेर शाह सूरी, यानी कि सूरी वंश का शासन यहाँ पर रहता है, यानी कि मुगलों को यहाँ से शेर शाह सूरी उखाड़ देता है 1540। अगर शेर शाह सूरी की बात की जाए तो शेर शाह सूरी का जो वंश था वो 1540 में यहाँ पर स्थापित होता है मुगलों के पास में, और ज़्यादा वर्ष नहीं रहता है, 1545 तक ही शासन करता है। 5 वर्ष तक ही बात की जाए तो शेर शाह सूरी का शासन रहता है, क्योंकि 1545 में जो कलिंजर का युद्ध हुआ था, कलिंजर का युद्ध जो कि चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह के साथ में हुआ था, उसमें यहाँ पर एक युद्ध अस्त्र था जिसको बोलते हैं हुक्का, ठीक है ना, उसके उस तोप का जो गोला था वो गोला कहीं ना कहीं पलट के वापस शेर शाह सूरी को लगता है और उससे वो घायल हो जाता है। और उस घायल अवस्था में युद्ध करते हुए युद्ध में तो निष्कर्ष निकलता है, वो विजय पा लेता है, उसकी सेना जो कि उसकी सेना का मनोबल बढ़ाता है, वो सेना जीत लेती है। लेकिन ये व्यक्ति जो कि शेर शाह सूरी था, ये युद्ध के आखिरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी यहाँ पर शासन करता है। देन उसके बाद में इसका पुत्र आता है और पुत्र का जो शासन रहता है ये 1555 तक रहता है, 1555 तक रहता है। और 1555 में पुत्र इसके कमजोर शासक कहलाते हैं और इस समय हुमायूं को पूरा फायदा मिलता है और हुमायूं यहाँ पर आक्रमण करके इनके पुत्रों को गद्दी से उतारता है और 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कमजोर शासक ये कहलाता है आदिल शाह का जो सेनापति होता है, ठीक है ना, और वो सेनापति यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आक्रमण दोबारा से मुगलों पर करता है। लेकिन हुमायूं की मृत्यु किसी अब युद्ध में नहीं होती है। हुमायूं की मृत्यु जो होती है वो 1555 में उसकी खुद की लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में ही सीढ़ी से गिरने से, कैसे होती है, हुमायूं सीढ़ी से गिरने से इसकी मृत्यु होती है। सीढ़ी पर चढ़ के कोई किताब वहां से उठा रहा था तो उस सीढ़ी से गिरने से इसकी मृत्यु
हो जाती है और ये मारा जाता है। देन उसके बाद में यहाँ पर मुगल जो शासक था, इसका जो युवा अवयस्क पुत्र था अकबर, जो कि 12 वर्ष का रहता है, उस समय आदिल शाह की जो सेना थी, ठीक है ना, उसको पूरा मौका मिलता है, जिसका कि सेनापति होता है हेमचंद्र। हेमचंद्र द्वितीय इसको बोलते हैं, इसको हेमू बोला जाता है। उस हेमू यहाँ पर आक्रमण कर देता है, जो कि 1556 का युद्ध है, जो कि अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपुत्र, जो कि पानीपत 1556 में होता है, जो कि हेमू के साथ में होता है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। हेमू जो कि जिसने की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आखिरी जो सेनापति था जो कि आदिल शाह की सेना में था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसको कि हेमचंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट नाम हेमू था। हेमू के साथ में युद्ध होता है और हेमू और अकबर के साथ में युद्ध बोला जाता है। और अकबर का जो सेनापति था बहराम खां यहाँ पर लीड करता है। अकबर क्योंकि इस समय अवयस्क था, 12 वर्ष की आयु थी इसकी, 12 वर्ष की आयु थी। 12 वर्ष की आयु में इसको राजा बनाता, इसको बादशाह बनाता है। देन उसके बाद में यहाँ पर युद्ध होता है। उस युद्ध में हेमू की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल जीत जाते हैं। अगला युद्ध जो है वो है तालीकोटा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध था, ये दक्षिण भारत का युद्ध था, दक्षिण भारत का युद्ध था ये। और ये युद्ध जो होता है ये विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, बहमनी जो साम्राज्य है एम्पायर, उसके साथ में युद्ध होता है। ये युद्ध तभी से हो जाता है जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में तुंगभद्रा नदी का जो द्वाब होता है, उस द्वाब में निरंतर ये संघर्ष चलता है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है ये 1336 में होती है। विजयनगर साम्राज्य जो कि वर्तमान में कर्नाटक पे हम्पी जो क्षेत्र है वहां पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें इसकी जो स्थापना का जो श्रेय जाता है ये संगम वंश के 2 पुत्र, यानी कि संगम के पुत्र थे हरिहर और बुक्का, उसके समय में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तभी से। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना बात कर लें तो बहमनी जो साम्राज्य की स्थापना है, इसका श्रेय जो जाता है ये जाता है हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन बहमनी, ठीक है ना, अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह के नाम से, बहमनी शाह के नाम से ये उपाधि धारण करता है, क्योंकि एक ब्राह्मण वहां पर जो व्यापारी होता है, उस ब्राह्मण के यहाँ पर ये एक नौकर का काम करता है, वहां की उसकी सेवा करता है। और उस सेवा में कहीं ना कहीं पे इसको काफी ज्यादा प्रभाव मिलता है, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद में ये आगे जाकर इस वंश की स्थापना करता है, जिसका आगे उपाधि बहमनी लग जाती है, यानी कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण से इसको बहमनी बोला जाता है। वैसे इसका नाम हसन था, हसन यानी कि अलाउद्दीन हसन के नाम से ये जाना जाता है। और ये स्थापना करता है 1546-47 में, कई जगह 46 भी मिलता है, कई जगह 47। 1546 या 1547 में ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है, जो कि वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो विदर्भ का क्षेत्र या फिर बरार का जो क्षेत्र है वहां पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद में दक्षिण भारत में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इन दोनों में ही यहाँ पर लगातार संघर्ष रहता है। अगर 1336 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके समकालीन रहता है। तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समकालीन था ये विजयनगर साम्राज्य बहमनी, जो जिसकी स्थापना संगम वंश के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये होता है कब, तालीकोटा का युद्ध, जो कि आखिरी युद्ध होता है, फाइनल कंक्लूजन निकलता है ये 1565 में, 1565 ईस्वी में होता है तालीकोटा का। और इसमें इस संघर्ष में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और साथ ही साथ में कुछ समय बाद में जो बहमनी साम्राज्य है वो भी अंत हो जाता है, यानी कि दोनों का कंक्लूजन यहां निकलता है कि दोनों का यहां पतन हो जाता है। और बहुत ही भयानक युद्ध होता है ये तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना। और इस युद्ध में दोनों ही साम्राज्य यहां पर खत्म हो जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य पहले होता है और उसके बाद में बहमनी साम्राज्य भी यहां पर खत्म हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565, याद रखिएगा। अगला युद्ध हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बात की जाए तो ये 1576 में होता है, जो कि किसके साथ में होता है, मेवाड़ राजा,
मेवाड़ का राजा था यहाँ पर। कौन था मेवाड़ का राजा? राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप, जो कि राणा सांगा के वंश का ही था। राणा सांगा के बाद में लगातार मेवाड़ यानी कि राजस्थान का जो मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी राणा प्रताप के समय में। और राणा प्रताप का युद्ध होता है मुगल की सेना थी, यानी कि मुगल का उस समय का जो राजा था, वो बादशाह था, वो कौन था? अकबर। अकबर की सेना के साथ में, अकबर की सेना के दो सेनापति, ठीक है ना, दो सेनापति थे, मान सिंह, ठीक है ना, राजपूत ये सेनापति था मान सिंह, और कौन था? आसफ खां। आसफ खां के साथ में, आसफ खां पहले मान सिंह के नेतृत्व में होता है, फिर बाद में आसफ खां की जो टुकड़ी थी वो भी इसमें शामिल हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त संघर्ष होता है यहाँ पर। उस संघर्ष में यहाँ पर राणा प्रताप की यहाँ पर हार होती है, और हार होने के बाद में ये घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद ये जो ऊपर में जो राजस्थान में अरावली का जो जंगल था, अरावली के जंगल में जाकर ये शरण लेता है, और वहीं पे जाके घायल अवस्था में रहता है, और उसकी वहां पर काफी दिनों के रहने के बाद में मृत्यु हो जाती है राणा प्रताप की। तो इस तरीके से इस युद्ध को याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध, राणा सांगा और अकबर की सेना, अकबर की विशाल सेना जिसको मानसिंह लीड करता है, उसके बाद में आसफ खां इसमें शामिल हो जाता है। 1576 का ये युद्ध होता है हल्दी घाटी का। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला जो है वो है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि अंग्रेजों के साथ में ये युद्ध होता है। अंग्रेजों के साथ में ये पहला एक युद्ध था जिससे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर शुरुआत कर दी थी बागी होने की, और जो कि यहाँ पर एक बिजनेस, ठीक है ना, एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन बाद में आकर यहाँ पर ये शासन की शुरुआत कर देते हैं, और ये शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 1757 ईस्वी में यहाँ पर ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जो कि बंगाल में होता है। बंगाल का जो शासक होता है सिराजुद्दौला, नाम नोट कर लीजिएगा, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के साथ में होता है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी शासक के बीच में, अंग्रेजों के बीच में होता है ये। और इस युद्ध में रिजल्ट ये निकलता है कि सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाता है, और ये युद्ध उस समय होता है जब कर्नाटक में जो अंग्रेजों की सेना थी वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध कर रही थी। और इसी बीच में मालूम पड़ता है कि यहाँ पर सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल में एक प्रकार से अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर विरुद्ध हो गया अंग्रेजों की नीतियों के, तो यहाँ पर कर्नाटक से रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मिनेरो उधर पहुंचते हैं। उसके बाद में इनका युद्ध होता है। उस युद्ध का रिजल्ट ये होता है कि सिराजुद्दौला यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हारता है, और आखिरी में जाकर संधि करता है, और संधि के बाद में ही ये युद्ध समाप्त होता है, और उस संधि में ही ये शांत होकर बैठ जाता है, और ये हार नहीं मानता है, शांत जरूर बैठता है। और उसके बाद में दोबारा से इसका युद्ध सामने होगा, जो कि अगले युद्ध में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इस युद्ध को याद कर लीजिएगा। 1757 में पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, जो कि वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में होता है। बिहार का क्षेत्र है ये प्लासी, वहां पर ये होता है सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का ही क्षेत्र कहलाता था पहले, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अगला युद्ध है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो कि है 1760 का युद्ध था, 1760 का बांडीवास का युद्ध। और ये युद्ध था, ये फ्रांसीसी सेना, यानी कि फ्रांस के साथ में जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना, यानी कि भारत के अंदर में दो जो व्यापारी थे, फ्रांसीसी आए थे और अंग्रेज भी आए थे, डच भी आए थे, और साथ में पुर्तगाली और डेनिश भी आए थे। तो यहाँ पर फ्रांसीसी जो कि अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर व्यापार के माध्यम से एक दूसरे के साथ में संघर्ष करते रहते थे कि कौन यहाँ पर व्यापार आगे तक करेगा। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध हुआ, और अंग्रेजों के साथ में वांडीवास का युद्ध कहलाता है ये 1760 का। और ये युद्ध जो कंक्लूजन जो निकलता है वो पेरिस की संधि के बाद निकलता है, जो कि इनका युद्ध यूरोप का युद्ध से के साथ में माना जाता है। यूरोप में जो युद्ध होता है अंग्रेजों का, फ्रांस का और ब्रिटेन का जो युद्ध होता है यूरोप में, वहां पर फ्रांसीसी सेना हार जाती है, और वहां पर पेरिस की संधि से ये कंक्लूजन निकलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो वांडीवास का युद्ध होता है, अगर इस युद्ध की बात की जाए तो ये 1757 में चालू हो जाता है, और ये युद्ध 1763 तक चलता है,
और 1760 का जो वांडीवास का युद्ध, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो कि उस समय कर्नाटक का के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो तमिलनाडु तक कहलाता था। 1760 के समय में जो वांडीवास आज के समय में तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पर ये हार मानता है। और यहाँ पर अगर फ्रांसीसी लीडर्स की बात करें तो फ्रांसीसी उस समय जो लीडर था वो था काउंट डी लाली। कौन था ये? काउंट डी लाली यहाँ पर शासक रहता है। ठीक है, काउंट डी लाली यहाँ पर शासक रहता है। और उसके बाद जो अगर अंग्रेजों की बात कर ली जाए तो अंग्रेजी जो शासक था अगर बात की जाए तो वो था आयरकूट। ठीक है ना, काउंट फ्रांसीसी कौन था यहां पर, मैंने बताया आपको, वो नोट कर लीजिएगा, काउंट डी लाली फ्रांसीसी। ठीक है, लाली या फिर लाली या लैली ऐसे कुछ था नाम, लाली या लैली नाम से जानते हैं उसको। और अंग्रेजी जो जनरल था, अंग्रेजी जनरल जो था वो था सर आयरकूट, जो ब्रिटिश जनरल था, उनके साथ में युद्ध होता है और यहां पर फ्रांसीसी सेना की हार होती है, जो कि वांडीवास का युद्ध 1760 का कहलाता है। अगला युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा बहुत ही भयानक युद्ध होता है ये, और ये युद्ध होता है मराठाओं के साथ में। मराठाओं के साथ में संघर्ष होता है। अफगानी जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अब्दाली, या फिर इसको अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली के साथ में होता है। और ये युद्ध होता है 1761 का। 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के साथ में। और इस संघर्ष की बात की जाए तो मराठाओं का यहाँ पर जो दिल्ली क्षेत्र था, जो कि मुगल के अंडर में आ गए थे, और मुगल एक शासक को यहाँ पर कठपुतली बना दिया था, यानी कि यहाँ पर दिल्ली पर भी मराठाओं का जब कब्जा हो गया मराठा शासकों का, देन उसके बाद में यहाँ पे मुगल एक बादशाह था जिसको कि कठपुतली बादशाह बनाकर वहां पर आसीन कर दिया था, और वहां से टैक्सेस वसूलते थे मराठा। और उस समय जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था यहां पर, नोट कर लीजिएगा, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, जो कि यहाँ पे कठपुतली बादशाह बनाकर यहाँ पर आसीन कर दिया था। वो यहाँ पर संरक्षक था, और उनके जो सहायक थे, उनके सहायक ही बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर टैक्सेस लेते थे, जो कि उस पूरी दिल्ली जो मुगल साम्राज्य था उससे टैक्सेस लेते थे और उसको संरक्षण देते थे। तो मराठाओं के साथ में यहाँ पे युद्ध होता है, और यहाँ पर युद्ध में मराठाओं की बहुत बुरी हार होती है। और मराठाओं का यहाँ पर जो सेनापति होता है वो होता है सदाशिव राव, या सदाशिव भाऊ बोलते हैं, सदाशिव राव भाऊ के नाम से जानते हैं ये सेनापति। और यहां से दूसरी तरफ से अफगानी सेनापति था जो था अब्दाली के साथ में युद्ध होता है। और इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मराठाओं की हार होती है। उस हार का कारण ये होता है कि यहाँ पर मराठाओं की सेना काफी दिनों से बिना कुछ खाए लड़ रही थी, बिना मतलब कि भूखी थी, और साथ में ठंड, उनके पास में ठंड के कपड़े नहीं थे, क्योंकि ये जो युद्ध होता है ये यमुना के तट पर आगरा में होता है और ठंड में होता है। ठंड की बात की जाए तो ठंड का मौसम होता है 14 जनवरी का मौसम होता है, जो कि कड़ाके की ठंड रहती है। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में ठंड के कारण इनके सैनिक मारे जाते हैं, और साथ ही साथ में भूखे भी रहते हैं। इनको काफी दिनों से इनका जो अन्न था, ठीक है ना, जो इनकी जो रसद थी वो खत्म हो चुकी थी, और जहां से मदद मिल रही थी वहां से भी मदद मिलना बंद हो गई थी। इस कारण से ये भूखे प्यासे सैनिकों के साथ में सदाशिव भाऊ अब्दाली के साथ में भिड़ता है, और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हारती है। और इसी हार की बाद में मराठाओं का यहाँ पर पतन हो जाता है, और मराठा यहाँ पर 5 भागों में विभाजित भी हो जाते हैं। मराठाओं का पतन 1761 के बाद में होता है। अगला आ गया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 1764 में होता है, जो कि एक फाइनल डेस्टिनेशन बनता है अंग्रेजों के लिए। और इसके बाद में अंग्रेज यहाँ पर बंगाल पर पूरी तरीके से काबू हो जाते हैं, और यहाँ से बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से करने लेते हैं, और बंगाल पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। 1764 का युद्ध जो कि बक्सर का युद्ध होता है, जो कि यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में
अंग्रेजों के साथ में होता है। और यहाँ पर सिराजुद्दौला दोबारा से यहाँ पर बागी होता है और दोबारा से संधि करता है किसके साथ में, अवध के नवाब, अवध का नवाब था यहाँ पर, ठीक है ना। सिराजुद्दौला तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन सिराजुद्दौला का बेटा होता है यहाँ पर शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक है ना। मीर कासिम जो कि बंगाल का शासक था, और शुजाउद्दौला की बात कर लें तो ये अवध का था। ये शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। क्योंकि यहाँ पे सिराजुद्दौला तो की मृत्यु हो जाती है बाद में, देन उसके बाद में मीर कासिम यहाँ पर बागी बन जाता है। तो मीर कासिम जिसने कि अपनी खुद की एक सेना तैयार कर ली थी, टुकड़ी तैयार कर ली थी, और वहां पर तैयारी कर रहा था अंग्रेजों से युद्ध करने की, और उसके बाद में ये युद्ध के लिए तैयारी भी करके और युद्ध भी हो जाता है 1764 में। और साथ में तीसरी जो सेना होती वो थी मुगल की शाह आलम द्वितीय, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया ना, शाह आलम जो सेकंड था वो यहाँ पर साथ में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से अवध का नवाब जो कि शुजाउद्दौला होता है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब होता है, और मुगल शासक, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों भिड़ जाते हैं अंग्रेजों के साथ में 1764 में। और एट द एंड यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये जो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में होता है, और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ये जो बक्सर का युद्ध है, ये तीनों की जो सेना थी बहुत बुरी तरीके से हारती हैं, और यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं, विजय होते हैं। अगला युद्ध जो है वो है आंग्ला मैसूर युद्ध। आंग्ला मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर का जो शासक था, मैसूर का शासक उस समय कौन था, अगर पहला आंग्ला मैसूर युद्ध की बात की जाए तो उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। कौन था, हैदर अली, जो कि वाडियार वंश, नोट कर लीजिएगा, वाडियार वंश को गद्दी से उतारने के बाद में यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। वाडियार वंश का जो शासक था उसको गद्दी पर उतारकर हैदर अली यहाँ का शासक बन जाता है। और हैदर अली के साथ में यहाँ पर ये युद्ध होता है, जो कि युद्ध होता है कब होता है, 1767 में ये युद्ध होता है, और ये युद्ध लगातार 2 वर्षों तक चलता है। 1769 में जाकर यहाँ पर खत्म होता है, और यहाँ पर हैदर अली और अंग्रेजों के साथ में होता है। ये अंग्रेजों के साथ में, क्योंकि आंग्ला यानी कि अंग्रेज और मैसूर यानी कि हैदर अली के साथ में होता है, और यहाँ पर अंग्रेजों की हार होती है। रिजल्ट क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पर हार जाते हैं, अंग्रेजों की यहाँ पर हार होती है, और हैदर अली के साथ में यहाँ पर एक संधि होती है। सॉरी, अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर ये संधि होती है, और इस संधि में बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज हारते हैं, और ये संधि के बाद में ही ये युद्ध समाप्त होता है। तो नोट कर लीजिएगा, हैदर अली और अंग्रेजों के साथ में मैसूर का शासक रहता है 1767, ठीक है ना। 1767 से लेके 69 तक युद्ध होता है। रिजल्ट यहाँ पर अंग्रेजों की हार होती है। अगला युद्ध जो है वो आंग्ला मैसूर युद्ध, यानी आंग्ला मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं तो आंग्ला मैसूर युद्ध टोटल 4 युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है इसमें, जिसमें आंग्ला मैसूर युद्ध पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैसूर युद्ध जो होता है वो होता है 1780 से लेके 1784 तक, 84 तक ये होता है, और इस समय भी हैदर अली के साथ में होता है। हैदर अली लेकिन साथ में इसका बेटा टीपू सुल्तान भी यहाँ पर बीच में आता है, क्योंकि इसमें 80 से लेके 82 तक, अगर बात की जाए 80 से लेके 82 तक हैदर अली के साथ में युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान ही हैदर अली का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, और उस बीमारी से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बनता है, जो कि उसका बेटा होता है, उसके साथ में युद्ध होता है। और ये युद्ध जो होता है काफी लंबा चलता है, और इस युद्ध में कहीं ना कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, अनिर्णित होता है, इसमें निर्णय नहीं निकलता है। और यहाँ तक जिस सेना ने अपना कब्जा किया था वो वापस अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, और अपनी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को वापस करके खत्म कर देते हैं। तो ये युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि नो रिजल्ट वाला युद्ध होता है। ये कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, और ये युद्ध 1784 में यहाँ पर बिना रिजल्ट के समाप्त हो जाता है टीपू सुल्तान के समय में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है बीमारी के कारण। अगला युद्ध है वो
तीसरा युद्ध है आंग्ला मैसूर युद्ध। युद्ध की डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सन पूछा जाता है और किसके साथ में हुआ था, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये युद्ध था तीसरा युद्ध, ये 1790 में होता है और ये टीपू सुल्तान के समय में होता है। 90 से लेके 92 तक होता है ये टीपू सुल्तान के समय में। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बने हैं। और ये युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार होती है, अंग्रेजों के साथ में होता है ये, और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं 1792 में। अगर इसके बारे में बात किया है 1792 की बात, तो ये उस समय यहाँ पे अंग्रेजी शासक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस समय जो पीस इंडिया एक्ट आता है, पीस इंडिया एक्ट समय में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, लेकिन हस्तक्षेप की नीति को इसने माना नहीं और नहीं मानते हुए ये भिड़ गया था और यहाँ पर आंग्ला मैसूर युद्ध छिड़ गया। और 92 के युद्ध में यहाँ पर टीपू सुल्तान हार जाता है, मतलब कि यहाँ पर टीपू सुल्तान एक संधि के साथ में युद्ध खत्म होता है और ये संधि कहलाती है श्रीरंगापट्टनम की। क्या, श्रीरंगापट्टनम या पट्टनम बोलते हैं, श्रीरंगापट्टनम की यहाँ पे संधि होती है। और उस संधि में यहाँ पर इसको बहुत बुरा लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को बंदी बना लेते हैं और उसके एवज में 3 करोड़ रुपए, जब तक कि टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए, जो कि युद्ध में जो क्षति पहुंचती है अंग्रेजों को, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज जीत जाते हैं, वो जब तक नहीं दे देता है, जब तक वो टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को नहीं लौटाते हैं। तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की जो युद्ध क्षति है वो यहाँ पर पूर्ति करता है टीपू सुल्तान, जिसको कि श्रीरंगापट्टनम की संधि कहलाती है। और उसके बाद में अंग्रेज इनके दोनों पुत्रों को लौटा देते हैं। तो ये थी 1792 में ये युद्ध श्रीरंगापट्टनम की संधि में समाप्त होता है। अगला चौथा युद्ध जो कि आखिरी युद्ध था आंग्ला मैसूर का, जो कि 1799 में हुआ टीपू सुल्तान के साथ में। टीपू सुल्तान और उधर से कौन था, उधर से था वेलिजिली, क्योंकि कॉर्नवालिस का समय खत्म हो गया था और वेलिजिली आ गया था 1798 में। 1798 में वेलिजिली आ गया, तो वेलिजिली 1799 में युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में यहाँ पर ये कंक्लूजन ये निकलता है कि टीपू सुल्तान यहाँ पर खत्म हो जाता है, टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान के बाद में यहाँ पर मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। 1799 का आखिरी युद्ध जो कि टीपू सुल्तान, ठीक है ना, मैसूर का आखिरी युद्ध। देन उसके बाद में यहाँ पर संधियों की जो बात है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि वेलिजिली के समय में यहाँ पे सहायक संधि की शुरुआत होती है। सबसे पहली सहायक संधि की बात की जाए तो 1798 में होती है। यहाँ पर 1798 में ही पहली संधि होती है, जो कि किसके साथ में होती है, हैदराबाद के निजाम के साथ में वेलिजिली करता है। उसके बाद में 1799 में संधि होती है, सेकंड संधि, जो कि मैसूर, क्योंकि मैसूर का जो राजा था वो कौन था, इससे पहले हैदर अली से पहले वाडियार वंश था, तो वाडियार वंश को यहाँ पर गद्दी पर बैठा देता है। तो वाडियार वंश के जो एक अल्प अवयस्क शासक था, क्योंकि कृष्णराज के समय में यहाँ पर हैदर अली गद्दी पर बैठता है, उसको गद्दी पर उतारने के बाद में जब वो अवयस्क शासक यहाँ पर बैठाकर सहायक संधि करता है मैसूर के साथ में, जो कि 1799 की दूसरी संधि होती है ये, जो कि मैसूर के साथ में होती है। ठीक है, पहली संधि सहायक संधि वेलिजिली के साथ में निजाम के साथ में होती है, जो कि हैदराबाद के निजाम कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी 1799 में वाडियार वंश के अवयस्क शासक के साथ में यहाँ पर होती है, जो कि मैसूर के साथ में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है वो है चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध यानी कि सिख, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सिख युद्ध। ये सिख युद्ध था और दूसरा युद्ध था, सिख का दूसरा युद्ध था ये। इससे पहला भी युद्ध हुआ। पहले युद्ध की बात कर ली जाए, इससे पहले तो वो था पहला वाला युद्ध, वो था 1845 से लेके 1846, पूरे एक वर्ष तक 1845 से लेके 1846 के बीच में ये पहला युद्ध हुआ था, जो कि आंग्ला सिख युद्ध पहला कहलाता है। ठीक है ना, जो कि कहाँ हुआ था, फिरोजपुर में। ठीक है ना, इससे पहले मैं इसको बता दूं आपको, फिरोजपुर में हुआ था और इस युद्ध में सिखों की हार हो गई थी। ठीक है ना, सिख साम्राज्य
का पहला युद्ध था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ा गया था। और इसमें कहीं ना कहीं एक पैसेज की बात थी, क्योंकि इससे पहले अफगान युद्ध हुआ था। उस अफगान युद्ध के लिए कहीं पैसेज की बात हुई थी। उस पैसेज में अंग्रेजों को ये जगह मिल गई थी कि इस क्षेत्र को अगर हम जीत लेते हैं तो यहाँ से हम अफगान तक अपना जो एक सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से रास्ता मिला था। उस रास्ते के कारण यहाँ पर ये युद्ध यहाँ पर सिखों के साथ में हुआ था 1845 में, पहला युद्ध। उसके बाद में दूसरा युद्ध जो होता है, जिसके बारे में यहाँ पे बोलते हैं चिलियान का युद्ध। चिलियान या फिर चिलियावाला बोलते हैं इसको, चिलियावाला युद्ध भी बोलते हैं इसको, और चिलियान का युद्ध भी बोला जाता है, जो कि हुआ है इसके बाद में 1849 में। 1849 में हुआ है ये। और 13 जनवरी, हमेशा ठंड में ही युद्ध यहाँ पे हुए हैं। 13 जनवरी को ये युद्ध होता है, चिलियान वाला का युद्ध। और इस युद्ध के दौरान में यहाँ पे सिख बहुत बुरी तरीके से हारते हैं और यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि पंजाब और लाहौर के क्षेत्र में अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। और इसमें सिखों की तरफ से जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है सिखों का, वो शेर सिंह। कौन था यहाँ पर 49 में? शेर सिंह यहाँ पर लीड करता है और उसके बाद में यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। 1849 का चिलियान वाला युद्ध। तो ये थे प्रमुख युद्ध जो कि मैंने आपको आज कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हाल ही में किस देश ने उबनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? जो उबीनास ज्वालामुखी है यहाँ पे की विस्फोट हुआ है अभी हाल ही में, और यहाँ पे इमरजेंसी की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी गई। तो कौन सा है? फिलीपींस, पेरू, इंडोनेशिया या फिर चिली? तो इसका जो आंसर है वो है पेरू। पेरू में अभी हाल ही में ये विस्फोट हुआ, जिस कारण से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने वाले बीबीसी मीडिया की जो मान्यता है वो किस देश ने रद्द कर दी? बीबीसी ने इसकी मान्यता रद्द की है। बीबीसी की मान्यता रद्द की है। कौन सा देश है जो कि फर्जी खबरें फैलाने के मामले में यहाँ पर ये मान्यता रद्द की है? तो वो देश कौन सा है? सीरिया है, सऊदी अरब, ओमान या फिर इजराइल? तो इसका जो आंसर है वो है सीरिया। सीरिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा जो दूसरा BWF 500 टूर का खिताब अभी हाल ही में जीता? लक्ष्य सेन जो कि एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, बैडमिंटन वाला खेल है जिसको कि, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा 4 ऑप्शंस में से? तो उसका आंसर है कनाडा ओपन। कनाडा ओपन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, BWF टूर है ये, और ये खिताब लक्ष्य सेन ने अभी हासिल किया है जो कि पुरुष एकल वर्ग में है। तो इसका नाम है कनाडा ओपन का खिताब अभी हाल ही में हासिल किया। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में दुनिया में पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? मानव और रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी इसमें मानव भी थे और रोबोट भी थे, उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। 5वां क्वेश्चन आ गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शन स्तर सूचकांक 21-22 में अति उत्तम श्रेणी में कौन सा जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो यहाँ पर शामिल किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली या फिर सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, तीनों ही हैं जो कि यहाँ पर शामिल किए गए यूटी, जो कि 2021-22 के उत्तम श्रेणी के सूचकांक में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो आरंभ है वो करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात है जो कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 7वां प्रश्न आ गया, 7th क्वेश्चन, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की जो तीसरी बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर, खजुराहो, हम्पी या फिर वाराणसी? तो इसका जो आंसर है कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि संस्कृति कार्य समूह की ये बैठक है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्षेत्र है वो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र, यहाँ पे कि उसके साक्ष्य मिले हैं। तो हम्पी में G20 का ये तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान जो लोह युगीन सभ्यता का
प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? ब्रॉन्ज जो थी सिविलाइजेशंस के दौरान में, उसी समय में जो आयरन सिविलाइजेशन थी, लो युगीन सभ्यता थी, उसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सा स्टेट है यहाँ पे कि अभी हाल ही में ये प्रमाण, ये साक्ष्य मिले हैं? तो उसका जो आंसर है 4 ऑप्शन में, वो है तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ये लो युगीन सभ्यता के बारे में, जो कि अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, उस समय जब ताम्र पाषाण संस्कृति चल रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में लोह युगीन संस्कृति का विकास हो गया था, जो कि दक्षिण भारत में ही सबसे पहले साक्ष्य लोह युगीन संस्कृति के मिले थे। तो उसका अभी अभी ये प्रमाण मिले हैं, जो कि तमिलनाडु में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकवर्स श्रेणी का जो स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? पहला जो कि पुरुष बना हुआ है, पहला पुरुष जिसको कि ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, जो कि रिकवर्स श्रेणी में मिला है युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो 4 ऑप्शन में से कौन से हैं? तो उसका आंसर है पार्थ सालुंखे इज द करेक्ट आंसर, जिसको कि अभी हाल ही में ये गोल्ड मेडल यहां पर जीता। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो आंसर है वो है पहला ऑप्शन सही, कर्नाटक ने ये गारंटी बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत किया। कर्नाटक जो कि जिसमें अभी हाल ही में सरकार बदली है, इलेक्शन हुए थे जिसमें कि भाजपा की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार हुई और कांग्रेस यहाँ पर जीतकर यहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है। उसने अभी हाल ही में ये बजट पेश किया है सरकार बनने के बाद में। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के मैं यहाँ पर लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और लगातार इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे वीडियो को लगातार, मेरे चैनल को लगातार देखते रहें। प्लेलिस्ट से वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखें जिससे कि आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। वो सभी विद्यार्थी जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की, उसके लिए बहुत ही जल्दी मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल और एसआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और साइंस के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और उसमें वो सारे क्वेश्चंस डिटेल में अपन कंसल्ट करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उस सीरीज को भी देखना नहीं भूलिएगा। उसके लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश शासन निकालने वाला है और साथ में कांस्टेबल की निकल चुकी है। 1 महीने में एग्जाम है, तो 1 महीने में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका कि 40 नंबर का पेपर आएगा। 40 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, जिससे कि आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उसमें बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कर पाए मेरे क्वेश्चंस के जरिए। सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए खत्म करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर, जो कि करंट अफेयर्स और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर था। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।